नाउ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज मॉडर्न फिजिक्स। और मॉडर्न फिजिक्स में हमें क्या क्या टॉपिक है जो कवर करेंगे बच्चों हम इसमें। मॉडर्न फिजिक्स में हमारा सबसे पहले है ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में रेडिएशन के दो करेक्टर होते हैं ना, एक कौन सा, वेव एज वेल एज क्या, पार्टिकल। वेव करेक्टरिस्टिक हम पढ़ चुके बच्चों, जो हमने डिफ्रैक्शन पढ़ा, जो हमने पोलराइजेशन पढ़ा, जो हमने इंटरफेरेंस पढ़ा, ये सब जो है वो क्या है, रेडिएशन के वेव फिनोमिनन हैं। अब हम यहाँ पर ये पार्टिकल फिनोमिनन पढ़ेंगे। ठीक है, पार्टिकल फिनोमिनन में हमारे पास कौन कौन से फिनोमिनन होते हैं, कोई मुझे बता सकता है? पार्टिकल फिनोमिनन है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट। ठीक है, इसमें जो हमारे सिलेबस में है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट हमें पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, पार्टिकल नेचर, वेव फिनोमिनन हम पढ़ चुके हैं, इंटरफेरेंस हम पढ़ चुके हैं, डिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, पोलराइजेशन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन हम पढ़ चुके हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ चुके हैं। ये सब जो है सारे जो फिनोमिनन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो है चैप्टर है जिसका नाम क्या है, एटम। अगर हम बात करें एटम एंड न्यूक्लियाई। ठीक है, एटम एंड न्यूक्लियाई में फिर हम लास्ट में जो है पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी। क्या पढ़ेंगे? ये रेडियो एक्टिविटी भी बोर्ड में नहीं बचा, अब ये भी नहीं बचा है और मेरे ख्याल से ये भी नहीं बचा है, लेकिन फिर भी चेक कर लें। ठीक है, अपने हिसाब से श्योर हो रहे हैं। मैंने जो देखा था डिलीटेड पोर्शन, जो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये दो टॉपिक उसमें से गायब हैं। इसके बाद हमारा चलेगा सेमी कंडक्टर फिजिक्स। सेमी कंडक्टर फिजिक्स में भी बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो चुका है, इसमें से भी हमें कुछ थोड़ा पोर्शन पढ़ना है। ठीक है, जैसे ट्रांजिस्टर डिलीट हो चुका है सेमी कंडक्टर फिजिक्स से, और कम्युनिकेशन तो मेरे ख्याल से कंप्लीटली डिलीट हो गया है। कम्युनिकेशन तो डिलीटेड ही है ना, ये डिलीटेड हो चुका है। इसमें से कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है, कुछ है, कुछ नहीं है। जैसे ट्रांजिस्टर शायद नहीं है, ट्रांजिस्टर तो सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस से ही गायब हो गया है, गेट्स हैं और डायोड्स हैं। तो हम सबसे पहले शुरू कर रहे हैं ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन लेगा। ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन, तो ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन की अगर हम बात करें तो ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में कौन कौन से, द फिनोमिनन लाइक, लिखो इसमें ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन में चार पांच लाइनें लिख लो। लिखो द फिनोमिनन लाइक इंटरफेरेंस, कॉमा डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। और वेव थ्योरी तो हम पढ़ के आए हैं ना, वेव थ्योरी हमने वेव करेक्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ी हमने, है पुरानी थ्योरी कौन सी है हमारी। अगर हम पूरी बात करें शुरू से, तो जो सबसे पहले हमारे सामने जो थ्योरी आती है राइटिंग में, वो किसकी थ्योरी आती है, न्यूटन की थ्योरी आती है, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। ठीक है, न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। क्या कहा था न्यूटन ने लाइट के नेचर को जो बताया, वो क्या बताया, पार्टिकल नेचर बताया। और लाइट के पार्टिकल को जो नाम दिया था न्यूटन ने, क्या नाम दिया था, कॉर्पसल्स दिया। ठीक है, लेकिन उस ज़माने में ये थ्योरी फेल हो गई, कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है फेल हो गई। क्यों फेल हो गई? क्योंकि उस ज़माने में कोई भी ऐसा फिनोमिनन नोन नहीं था जो लाइट के पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन कर सकता था। वे फिनोमिनन तो सारे नोन थे, इंटरफेरेंस पता था, डिफ्रैक्शन पता था, रिफ्लेक्शन पता था, ठीक है, वे फिनोमिनन तो पता थे, लेकिन पार्टिकल फिनोमिनन जो है वो कोई भी पार्टिकल फिनोमिनन, नॉन पार्टिकल फिनोमिनन नहीं था। ऐसा कोई भी फिनोमिनन जो लाइट के या रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता, इसलिए थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। उस ज़माने में जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन हो रहा था, वो भी वेव थ्योरी से एक्सप्लेन होता था, रॉन्गली एक्सप्लेन होता था वेव थ्योरी से। ठीक है, उसके बाद हाइगेंस की थ्योरी आई, हाइगेंस वेव थ्योरी, जिससे हमने जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ किए। ठीक है, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, हाइगेंस थ्योरी से जो है आगे ही चलते हैं। ठीक है, वेव थ्योरी आई, हाइगेंस की वेव थ्योरी। और उसके बाद जो है जो मॉडर्न थ्योरी है वो है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, एनसीईआरटी जो लास्ट चैप्टर है हमारा, कि रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, बोथ द फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमें लास्ट में जो है ये मिलती है सबसे जो लेटेस्ट थ्योरी हमारी लाइट की, वो क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट के नेचर को जो कि किसको क्या बताती है, लाइट के पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करती है। लाइट के पार्टिकल को जो
फोटॉन ने, उस प्लांक्स ने क्या नाम दिया, क्वांटाया फोटॉन, कि लाइट जो है एनर्जी रेडिएशन छोटे छोटे पैकेट छोटे छोटे बंडल की फॉर्म में ट्रैवल करता है। ठीक है, ठीक है, उस बंडल उस पैकेट को उसने क्या कहा, फोटॉन कहा। ठीक है, फोटॉन की एनर्जी भी बताई। फिर 1905 में आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया सक्सेसफुली, ये आप जानते हैं। ठीक है, पार्टिकल नेचर है कौन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस पार्टिकल करेक्टर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। इसी एक्सप्लेनेशन पर उन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला आइंस्टीन को। ठीक है, तो एक सवाल ये आया दुनिया के सामने जब ये पता लगा कि साहब लाइट तो पार्टिकल वेव थी, वेव है, ये तो कोई कमाल की बात नहीं, लेकिन ये पार्टिकल भी निकली। ठीक है, अब इसको क्या कहें हम, वेव कहें या पार्टिकल कहें। ठीक है, एक पैनल बैठा, पूरा पैनल बैठा, पूरे दुनिया के सारे जितने जो है विद्वान थे सब इकट्ठा हुए फिजिक्स के, और इकट्ठा होने के बाद डिसाइड किया गया अब हम इसे क्या कहें, वेव कहें या पार्टिकल कहें। तो बोहर्स ने ये कहा कि इसमें इतना जो है कंफ्यूज होने वाली क्या बात है, इसमें इतनी चिंता वाली क्या बात है, दोनों ही कह दो पार्टिकल भी है और वेव भी है। ठीक है, तो वहाँ से उसको जो है डुअल नेचर मिला, लाइट पॉसेसेस डुअल करेक्टर, डुअल नेचर। ठीक है, तो क्या लिखा, जैसे एक कॉइन है ना, कॉइन में हेड भी होता है और टेल भी होता है, बशर्ते शोले वाला कॉइन ना हो, है नहीं, हेड और टेल दोनों एसेंशियल करेक्टरिस्टिक है कॉइन की। वैसे ही पार्टिकल एज वेल एज वेव बोथ आर एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट। ठीक है, ठीक है, जैसे सिक्के से हेड को अलग नहीं किया जा सकता, टेल को अलग नहीं किया जा सकता, वैसे ही ना तो वेव करेक्टर को हम अलग करके देख सकते हैं ना लाइट को, खाली पार्टिकल करेक्टर को अलग करके देख सकते हैं। ठीक है, अगर हेड आया तो टेल नहीं आएगा और टेल आया तो हेड नहीं आएगा। जब वेव का अगर पार्टिकल करेक्टर डोमिनेट कर रहा होगा तो वो वेव करेक्टर शो नहीं करेगी, और जब वेव करेक्टर डोमिनेट कर रहा होगा तो पार्टिकल करेक्टर शो नहीं कर रही होगी। ठीक है, तो कब डोमिनेशन होता है पार्टिकल करेक्टर का, जब जनरली सोर्स से लाइट एमिट हो रही होती है या किसी सरफेस पे जाके स्ट्राइक कर रही होती है लाइट, तब उसका जो है वो पार्टिकल करेक्टर डोमिनेट कर रहा होता है। ठीक है, और प्रोपगेशन मोड में, ट्रैवलिंग मोड में क्या होता है, वेव करेक्टर। ऐसे आप समझ सकते हैं, जब भी स्ट्राइक करेगी तो हम वहाँ पे क्या लेंगे, पार्टिकल करेक्टर लेंगे। ठीक है, तो क्या था, द फिनोमिनन लाइक इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन एक्सप्लेन्स वेव नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, द फिनोमिनन लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट, द फिनोमिनन लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कॉम्पटन इफेक्ट explain पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन में सब कुछ आ जाता है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात कर रहे हैं, लाइट भी आ गई इसी में। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, देयरफॉर वेव एज वेल एज पार्टिकल बोथ आर एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट, बोथ आर एसेंशियल करेक्टरिस्टिक ऑफ लाइट या रेडिएशन है, लाइट या रेडिएशन। Thus radiation possesses dual nature. Thus radiation possesses dual nature. ठीक है, तो रेडिएशन में जो है वो कौन सा नेचर है, डुअल नेचर है। ठीक है, द पार्टिकल ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड फोटॉन, द पार्टिकल ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड क्या, फोटॉन, whose energy is given by क्या होती है फोटॉन की एनर्जी, E इज इक्वल टू एच न्यू या एच सी अपॉन लैम्डा है, एच सी अपॉन लैम्डा या एच न्यू, वेयर एच क्या है, एच क्या है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है या नहीं होता है, यूनिवर्सल प्लैंक्स कांस्टेंट है, क्या है, यूनिवर्सल प्लैंक्स। कितनी होती है इसकी वैल्यू, 6.634 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। ठीक है, इसे प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। और C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। ठीक है, तो H और C जरा देखो तो सही, H और C की कंबाइंड यूनिट क्या होगी, HC देखो, जूल इंटू सेकेंड इंटू मीटर पर सेकेंड, तो क्या बचेगा, जूल मीटर। और जूल को अगर मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना हो तो बदल सकता हूँ ना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁹ जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की यूनिट है, जूल भी एनर्जी की यूनिट है। कहाँ यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट को, न्यूक्लियर फिजिक्स में।
ठीक है। और ये इन दोनों की कंबाइंड यूनिट जूल इंटू मीटर है, तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदला और मीटर को एंगस्ट्रॉम में चेंज किया। मीटर को किस में चेंज किया? एंगस्ट्रॉम में। चेंज करने के बाद जब किया तो HC की वैल्यू आती है 1 2 3 7 5। कितनी आती है? 1 2 3 7 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम। याद कर लोगे इसको, ठीक है। अब जब आपकी 1 2 3 7 5 आ गई तो अब आपको फोटोन की एनर्जी के लिए हम इसका यूज ना करके जनरली ये यूज करेंगे, ठीक है। क्या हो गई हमारी फोटोन की एनर्जी? E इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 2 3 7 5 HC रख दिया मैंने, HC अपॉन लैम्डा। लैम्डा को यहां किस में रखूंगा? जब मैं एंगस्ट्रॉम में, जब मैं लैम्डा को एंगस्ट्रॉम में रखूंगा तो जनरली लैम्डा जो है या तो एंगस्ट्रॉम में गिवन होता है या नैनोमीटर में गिवन होता है, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी हमारी निकल के आएगी 1 2 3 7 5 अपॉन लैम्डा। मास ऑफ फोटोन, ये एनर्जी हमने निकाली है। मास ऑफ फोटोन, फोटोन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। फोटोन, मास ऑफ फोटोन। फोटोन क्या है बच्चों? है कौन सा पार्टिकल है? फोटोन इज क्या है? एन इज अ एनर्जी पार्टिकल। एन आएगा या आ आएगा देख लेना, एनर्जी पार्टिकल, ठीक है। इज क्या है? एनर्जी पार्टिकल। इट हैज नो मीनिंग एट रेस्ट। ये एनर्जी पार्टिकल है। इट हैज नो मीनिंग एट रेस्ट। रेस्ट में फोटोन के होने का कोई मतलब नहीं है, एनर्जी पार्टिकल है, ठीक है। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज, क्या होता है रेस्ट मास? बोलो फोटोन का है 0। रेस्ट में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ये एनर्जी पार्टिकल है। फोटोन का रेस्ट मास क्या होता है? 0 होता है, ठीक है, एनर्जी पार्टिकल है। द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, क्या होता है काइनेटिक मास फोटोन का? m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर। m इज इक्वल टू ई अपॉन सी स्क्वायर इज द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, वेयर ई क्या है? एनर्जी ऑफ फोटोन, जो कि कितनी है? h न्यू या HC अपॉन लैम्डा, ठीक है। अगर HC अपॉन लैम्डा डालोगे तो HC अपॉन लैम्डा डालोगे तो क्या आएगा काइनेटिक मास फोटोन का? h अपॉन लैम्डा c, ठीक है, ठीक है। तो कोई भी पूछे रेस्ट मास क्या है फोटोन का, तो फोटोन का रेस्ट मास जो है वो क्या है? 0 है। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन अगर हम निकालें, फोटोन का मोमेंटम क्या होगा? फोटोन का मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है बोलो? मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या होगा यहाँ पे वेलोसिटी? वेलोसिटी क्या होगी यहाँ? c, m इंटू सी इज द मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है। और m को क्या लिखोगे? m को क्या लिखोगे बोलो? e अपॉन सी स्क्वायर, e अपॉन सी स्क्वायर इंटू सी। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन कितना आ जाएगा? e अपॉन सी। और e को क्या लिखोगे? HC अपॉन लैम्डा अपॉन सी, ठीक है। तो फोटोन का मोमेंटम क्या आएगा? लीनियर मोमेंटम ऑफ फोटोन e p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा। नाउ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है बच्चों? इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। क्या होती है इंटेंसिटी? है क्या होती है इंटेंसिटी? I इज इक्वल टू ई अपॉन ए इंटू टी, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, नॉर्मल टू द एरिया, ठीक है। किसी भी एरिया पे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया जो नॉर्मली मीन्स 90 डिग्री पर, किसी भी एरिया पे पर सेकेंड पर यूनिट एरिया जो टोटल एनर्जी इंसिडेंट हो रही होती है, टोटल एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड इंटेंसिटी। उसे क्या कहते हैं? इंटेंसिटी कहते हैं। यूनिट क्या होगी इसकी? जूल
पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, या यू कैन से W इज वॉट, जूल पर सेकंड इज वॉट ना, वॉट पर मीटर स्क्वायर इज द इंटेंसिटी। ठीक है, और एनर्जी अपॉन टाइम क्या होगा बोलो, है पावर, तो पावर अपॉन एरिया, ये P जो है वो क्या है, पावर ऑफ अ सोर्स, पावर ऑफ अ सोर्स है, P इज दिस, P इज पावर ऑफ सोर्स। दिस P इज पावर ऑफ सोर्स। ठीक है, अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, अगर क्या है हमारा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो पॉइंट सोर्स के लिए जो एनर्जी का स्प्रेड होगा, एनर्जी स्प्रेड ओवर स्फेरिकल एरिया, बोलो होगी नहीं होगी। अगर मेरे पास ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इस सोर्स की पावर अगर P है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसका पावर अगर P है, तो ये जो इससे जो एनर्जी, जो रेडिएशन निकलेगा, जो एनर्जी इससे स्प्रेड होगी, वो कहाँ स्प्रेड होगी, ऐसे चलेगी ना रे ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से, हैं ऐसे, तो कहाँ पे स्प्रेड होगी एनर्जी, ओवर दिस। इससे जितनी भी लाइट एनर्जी निकलेगी, वो सारी की सारी लाइट एनर्जी इस स्फीयर के ऊपर इंपार्ट करेगी नॉर्मली, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए। ठीक है, अगर सोर्स पावर P है और R डिस्टेंस में मैंने इंटेंसिटी निकालनी है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट के लिए, तो इंटेंसिटी क्या होगी, R डिस्टेंस पे, R डिस्टेंस पे होगी I इज इक्वल टू P इज द पावर ऑफ द सोर्स। ठीक है, पावर इज एनर्जी एमिटेड पर सेकंड बाय दिस सोर्स, अगर इतनी है, अपॉन R डिस्टेंस में इंटेंसिटी निकालनी है, तो R डिस्टेंस में इंटेंसिटी कितनी होगी, अपॉन 4πr स्क्वायर। यानी इंटेंसिटी जो है पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से कैसे वेरी करेगी, ये तो कांस्टेंट हो गया पावर। ठीक है, सोर्स पावर कैसे वेरी करेगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यानी डिस्टेंस अगर डबल होगी तो इंटेंसिटी रिड्यूस होकर कितनी रह जाएगी, 1/4। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से एनर्जी स्प्रेड होगी ओवर स्फेरिकल एरिया। तो R डिस्टेंस पे अगर आपने इंटेंसिटी निकालनी है, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, और अगर लाइन सोर्स है, लाइन सोर्स है, लीनियर शेप का अगर सोर्स है ऑफ लाइट, तो उससे एनर्जी स्प्रेड होगी कहाँ, एनर्जी स्प्रेड या पावर स्प्रेड ओवर, एनर्जी या पावर कुछ भी ले लो, एनर्जी स्प्रेड ओवर सिलिंड्रिकल एरिया, ओवर सिलिंड्रिकल एरिया। तो सिलिंड्रिकल एरिया पे एनर्जी स्प्रेड होगी। अगर ये लीनियर शेप का हमारे सोर्स ऑफ लाइट है, तो इससे जो एनर्जी इसका स्प्रेड होगा, वो होगा ऐसे सिलिंड्रिकल एरिया पे, ऐसे चलेगी। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस R है, ये सोर्स ऑफ लाइट है आपका, और ये डिस्टेंस R है, तो ये सिलिंड्रिकल एरिया कितना है टोटल, सिलिंड्रिकल एरिया कितना है, 2πRL। सिलिंड्रिकल एरिया कितना है, अगर पावर ऑफ द सोर्स P है, तो R डिस्टेंस में इंटेंसिटी क्या होगी, 2πRL। यानी इंटेंसिटी कैसे वेरी करेगी, डिस्टेंस के साथ, सोर्स से जैसे दूर जाते जाएंगे, तो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। आपने एमिटेड पर सेकंड बाय द सोर्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर निकालने हो, मान लो सोर्स से अगर हमें दी है P दी है पावर ऑफ सोर्स, और E जो है ये है एनर्जी ऑफ वन फोटॉन। क्या होती है एनर्जी फोटॉन की, E इज इक्वल टू hnu या hc अपॉन लैम्डा। या तो रेडिएशन फ्रिक्वेंसी दी होगी आपको, या रेडिएशन वेवलेंथ दी होगी आपको, उससे आप एक फोटॉन की एनर्जी निकाल सकते हैं। और P अगर सोर्स पावर है, तो बता सकते हो कि नंबर ऑफ फोटॉन कैसे निकालोगे, जो नंबर ऑफ फोटॉन एमिट हो रहे हैं पर सेकंड सोर्स से, वो कैसे निकालोगे, नहीं P और E से, बस इसी से निकल आएगा। पावर अगर है हमारे पास, इसी से निकल आएगा। अगर n मान लेते हैं, n क्या है, n मान लो, लेट कर लो, n है नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड, टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय द सोर्स। ठीक है,
सोर्स इतने फोटोन एमिट कर रहा है पर सेकंड। एक फोटोन की एनर्जी कितनी है ई, तो टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड कितना हो गया एन ई हो गया। और टोटल एनर्जी एमिटेड पर सेकंड क्या चीज होगी पावर, ये तो होगी। यानी कि एन हमें निकालना है, तो एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सोर्स पावर को किससे डिवाइड कर देंगे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ये एक फोटोन की एनर्जी है, ठीक है। सोर्स पावर को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दोगे तो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड निकल आएगा, ठीक है। रेडिएशन फोर्स अगर निकलवा ले आपसे, रेडिएशन फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स क्या होता है रेडिएशन फोर्स कैसे निकालते हैं आप, न्यूटन लॉ याद है, न्यूटन सेकंड लॉ। क्या होता है फोर्स फोर्स होता है F इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही तो है फोर्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द फोर्स। अगर कोई बॉडी जो है टकरा के यहाँ से ये बॉडी जो है v वेलोसिटी से टकरा जाए और फाइनल वेलोसिटी टकराने के बाद यहीं पे इसकी जीरो हो जाए, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम कितना है तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, इनिशियल कितना है mv, फाइनल कितना है जीरो, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा mv होगा। तो यहाँ से यहाँ होने में कुछ टाइम तो लगेगा ना, वेलोसिटी को v से जीरो होने में कुछ टाइम लगेगा, जितना वो टाइम लगा उस टाइम से यहाँ डिवाइड कर देंगे तो फोर्स इंपार्टेड बाय द फ्लोर ऑन द बॉल निकल आएगा कि बॉल ने फ्लोर पे या फ्लोर ने बॉल पे कितना फोर्स लगाया है, जितना बॉल ने फ्लोर पे लगाया उतना ही फ्लोर ने बॉल पे लगाया। कितना लगाया, अगर जितने समय में ये वेलोसिटी जीरो हुई, कितने समय में हुई होगी, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, एक सेकंड के 10वें 20वें 30वें 40वें भाग में वो दिया होगा टाइम, ठीक है। मैकेनिक्स में ऐसे क्वेश्चन किए होंगे आपने 11th क्लास में कि बॉल टकराई, रिबाउंड कर गई, इतनी वेलोसिटी से टकराई, इतनी वेलोसिटी से रिबाउंड कर गई। अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट आपको दिया है डेल्टा टी, तो डेल्टा टी अगर आपको जो है ये दिया हुआ है, ये समय दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप फोर्स निकाल सकते हैं। अगर बॉल इसी वेलोसिटी से टकराए, v वेलोसिटी से टकराए और v वेलोसिटी से रिबाउंड कर जाए, तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 2 mv, जीरो नहीं, मोमेंटम में चेंज आया है, जीरो का मतलब तो चेंज ही नहीं आया, चेंज आया यहाँ ऐसे करके ऐसे हो गया, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मोमेंटम में चेंज आया है, ठीक है। तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम निकालोगे तो क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना है mv, इनिशियल कितना है m इंटू माइनस ऑफ v। बंडी मोशन के लिए वेलोसिटीज में एक वेलोसिटी को प्लस लिया तो दूसरे को क्या लोगे माइनस 2 mv या माइनस 2 mv, एक ही बात है चेंज, ठीक है। माइनस साइन तो चेंज की डायरेक्शन को बता रहा होता है, साइन 2 mv, तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा 2 mv होगा। यही बात फोटोन के लिए है, तो फोटोन इज अ पार्टिकल, इसको फोटोन मान लो। कितनी एनर्जी है फोटोन, कितना मोमेंटम है फोटोन का, अभी निकाला हमने E/c, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है। अब फोटोन पे अगर हम लगा दें यही बात, ठीक है, कि सबसे पहला केस क्या, रेडिएशन इज क्या, एब्जॉर्ब्ड, 100% एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, ठीक है। सरफेस ने रेडिएशन को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया। जब पूरा का पूरा रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया तो हमने क्या निकाला था मोमेंटम, बोलो P इज इक्वल टू m इंटू सी, m क्या रखा था E/c², तो E/c, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है, ठीक है, ये मोमेंटम ऑफ फोटोन है। और E कितना होगा, E अगर मैं रखूँ तो E इंटेंसिटी के टर्म में रखो, टोटल इंटेंसिटी के टर्म में, एनर्जी, टोटल एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड हो, जो सारे फोटोन के लिए निकाल रहा हूँ। क्या निकाला था हमने, इंटेंसिटी क्या निकाली थी, इंटेंसिटी हमने निकाली थी I बराबर E/a इंटू टी। तो E इज इक्वल टू जो है अगर इंटेंसिटी दी हुई है रेडिएशन की तो क्या हो जाएगा IA/T/c, IA इंटू डेल्टा टी ले लूँ इसमें, डेल्टा T/c, ठीक है। अगर I जो है एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस हमें गिवन है, तो उस सरफेस के टोटल एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। रेडिएशन जिस एरिया पे इंपार्ट कर रहा है, ठीक है, जिस एरिया पे इस एरिया पे रेडिएशन इंपार्ट होकर जो है वो क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो जा रहा है। तो जो एब्जॉर्ब हो रहा है तो कितने एरिया पे, जितने एरिया पे इंटेंसिटी गिवन है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो जितने एरिया पे रेडिएशन गिरा उतने एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, जितने समय के लिए गिरा उतने समय के लिए मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल एनर्जी इंपार्टेड निकल आई ऑन दिस सरफेस, ठीक है। इस सरफेस पे टोटल एनर्जी इतनी इंपार्ट हो रही है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, मोमेंटम आ गया,
क्या आ गया ये? मोमेंटम। मोमेंटम बस ये पार्टिकल टकराया, टकराने के बाद सरफेस ने क्या कर लिया? एब्जॉर्ब। तो फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? 0। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम निकालूं अगर मैं, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? तो चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल टू पी। ठीक है, क्योंकि फाइनल मोमेंटम जो है यहां पे क्या है? 0 है, डेल्टा पी अपॉन पी। अब पी ये है, तो यानी डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना आ गया? आई ए इंटू डेल्टा टी अपॉन सी। बोलो, है? ठीक है, तो यहां से फोर्स निकल आया, रेडिएशन फोर्स। देखो दिख रहा रेडिएशन फोर्स कितना है? फोर्स इंपार्टेड बाय द रेडिएशन इफ रेडिएशन इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस, कितना होगा? F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो रेडिएशन फोर्स आ गया यहां से, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी कितना निकाला है आपने? आई ए इंटू डेल्टा टी अपॉन सी अपॉन डेल्टा टी। तो ये आ गया आपका आई ए अपॉन सी। ठीक है, आई ए अपॉन सी। और ये आई ए क्या होगा? है आई ए क्या हो जाएगा? एनर्जी अपॉन टाइम, इंटेंसिटी इनटू एरिया, टोटल एनर्जी, एनर्जी अपॉन टाइम, यानी क्या? पी बाई सी। पी क्या है? पावर। ठीक है, इतना न्यूटन। अगर रेडिएशन इज कंप्लीटली अब्सॉर्ब बाय द सरफेस, ठीक है, रेडिएशन सरफेस से अब्सॉर्ब हो गया कंप्लीटली, तो रेडिएशन ने इतना फोर्स इंपार्ट किया ऑन द सरफेस, वेयर पी इज द पावर इंसिडेंट एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। आई ए अपॉन सी या पी बाई सी, इतना न्यूटन फोर्स इंपार्ट हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? ठीक है, इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, इफ सरफेस इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग, अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? तब चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2p। अरे p मोमेंटम से टकराया और p मोमेंटम से रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक है, p से टकरा के p से रिफ्लेक्ट बैक हुआ, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा? 2p। तो ये कितना हो जाएगा? फोर्स कितना हो जाएगा? तो रेडिएशन फोर्स जो हो जाएगा परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए, F इज इक्वल टू 2IA अपॉन सी, इसका डबल हो जाएगा ना, इज इक्वल टू क्या? 2p बाई सी। यहां ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो ना p और p में। मिलाइए यार मुस्तफा सर को, p और p में कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, ये p क्या है? अरे ये p क्या है बच्चों? पावर है। और ये p क्या है? मोमेंटम है। ठीक है, ये पावर है और ये मोमेंटम है। नहीं, याद भी कर लिया उसने उस दिन, जब दोनों कैलकुलेशन मिक्स होंगे। ठीक है, अगर r जो है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया होगा, r क्या होगा? कब आए? r इज द कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। इन दैट केस रेडिएशन फोर्स इज इक्वल टू 1 प्लस r इंटू पी बाई सी। वन प्लस आर इंटू पी बाई सी। एक मिनट देखता हूँ कौन आ रहा। एक क्वेश्चन करें बच्चों, है मैं देखता हूँ। हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड, हाउ मेनी फोटॉन्स आर एमिटेड पर सेकेंड बाय a 5 milliwatt laser source operating at wavelength 663.4 नैनोमीटर। बताओ बच्चों, क्वेश्चन एक बार चेक कर लेना कि ये ड्वेल नेचर बचा नहीं बचा। मेरे ख्याल से नहीं बचा है, या कुछ पोर्शन डिलीट हुआ है। बचा तो चाहिए, बचना तो चाहिए। हाँ,
देख लेना, चेक कर लेना, मेरे ख्याल से खाली डेविएशन जर्मर हुआ है डिलीट इसमें से, खाली डेविएशन जर्मर डिलीट हुआ है शायद, ये है। ठीक है, हाँ बोलो, आ गया यार। सबसे पहले क्या निकालो, इससे क्या निकाल लो, सबसे पहले एनर्जी निकाल लो एक फोटोन की, क्या आएगी, क्या लगाओगे, hc अपॉन लैम्डा लगा दो ना, 1 2 3 7 5 की जगह, क्योंकि ये दिया हुआ ना, देखो प्लैंक कांस्टेंट वाला नंबर दिया हुआ तुम्हें, ये क्या होता है प्लैंक कांस्टेंट, 6.634 इंटू 10 टू द पावर माइनस, इसी के आसपास भी दिया होता तब भी कैंसिल कर देना, क्या फर्क पड़ेगा, टेन टू द पावर -9 कर दो, -9, तो एंगस्ट्रॉम में चेंज करोगे तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, ये सीधे कैंसिल हो रहा है, नहीं दिख रहा तुम्हें कितने टाइम्स कैंसिल हो रहा है, 100 टाइम्स। ये पहचानो ना, इसको पहचान लो, इसको पहचान के हमें करना इजी पड़ा ना, 1 2 3 7 5 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 3 इंटू ये कितना बचा, 10 टू द पावर -7 ऊपर जाके प्लस 15 और -14 प्लस 15 -34 प्लस 15 19 माइनस इतना जूल। ठीक है, जूल में चाहिए आपको एनर्जी, E इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड पर सेकंड आपको निकालना है, N बराबर P अपॉन E, तो आपको यहाँ जूल में रखना है। ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मत रख देना, इसको वॉट में रख के, इसको वॉट में रख लो तो इसको जूल में रखना होगा। तो ये कितना है, 5 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 19, तो कितना आ गया 1.66 1.67 इंटू 10 टू द पावर 16 फोटॉन्स पर सेकंड, लगभग इतने फोटॉन पर सेकंड एमिट हो रहा है। लिखो, अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट, a beam of white light is incident normally on a plane surface absorbing 70% of the light, absorbing 70% of the light and reflecting rest, full stop. If the incident beam carries 10 watt of power, find the force exerted by it, on the surface. Find the force exerted by it on the surface. पावर ऑफ सोर्स दी है 10 वाट, 70% 70% एब्जॉर्ब कर गई और बाकी रिफ्लेक्ट हो गई। पावर ऑफ सोर्स आपको गिवन है 10 वाट, 70% जो है एब्जॉर्ब हो गई, 70% एब्जॉर्ब हुई तो कितना रिफ्लेक्ट हुई, 30% रिफ्लेक्ट हो गई। फोर्स एक्सर्टेड बताना है, ठीक है। नॉर्मली रेडिएशन गिर रहा है किसी सरफेस के ऊपर, ठीक है, इंसिडेंट पावर दी हुई है, इतना पावर इंसिडेंट हो रही है नॉर्मली, इस इंसिडेंट पावर में से इतना एब्जॉर्ब हो रही है, इतना रिफ्लेक्ट हो रही है। बताइए फोर्स इंपार्टेड बाय द रेडिएशन ऑन द सरफेस कितना है। देखो ना, ये लगा सकते हैं यार। देखो, अगर आप अलग अलग कैलकुलेट, इसको अलग और इसको अलग कैलकुलेट कर सकते हैं तो तरीका ये है, कितना परसेंट एब्जॉर्ब हुआ, 70%, तो कितना हो गया, जो एब्जॉर्ब के लिए कितना आया था फोर्स, P/C, ठीक है, कितना आया था P/C, तो कितनी पावर एब्जॉर्ब हो रही है, 70%, तो 70% P/C, टोटल पावर का 70% ही एब्जॉर्ब हो रहा है ना, ठीक है। और रिफ्लेक्टेड कितना और कितनी हो रही है पावर, 30%, तो 2P/C, तो 2 इंटू 0.3 P/C, ये है फोर्स।
ये किसके लिए? ये एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन फोर्स इंपार्ट कर रहा है और ये रिफ्लेक्टेड रेडिएशन फोर्स इंपार्ट कर रहा है। क्लियर हुआ नहीं हुआ? ठीक है, कितना आएगा? ये कितना हो गया बोलो? 3 2 6, 0.6 और 0.7 कितना हो गया? 1.3 P अपॉन C। तो 1.3 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 8, तो ये आएगा 4.3 इंटू 10 टू द पावर -8 न्यूटन। और दूसरा तरीका अभी मैंने बताया था डायरेक्ट, क्या बताया था? अगर R कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हो तो आप क्या करोगे? अगर पार्शियली रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रहा है, पार्शियली रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो R कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है यहाँ? 0.3। तो जब यहाँ 0.3 डालोगे तो देखो वही नहीं आ जाएगा, सेम वो ये लगा सकते हो 1 + R इंटू P/C। ये तो ऐसे अलग अलग कर सकते हो या उससे भी कर सकते हो। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि पावर रिफ्लेक्टेड अपॉन टोटल पावर इंसिडेंट। तो रिफ्लेक्टेड पावर दी हुई ना 30% ऑफ द टोटल, यही से कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे निकालोगे? जितनी पावर इंसिडेंट हुई टोटल, उसमें से जितनी रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्टेड पावर अपॉन टोटल इंसिडेंट पावर। अगर जितनी इंसिडेंट हुई पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट हो गई तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 1 है। फिर 100% अगर रिफ्लेक्ट हो गई तो आधी रिफ्लेक्ट हो रही है तो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन 0.5 है। 50% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है तो R कितना है? 1, तो वही आ जाएगा 2P/C। ठीक है, देखो अ स्मॉल प्लेन परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मिरर, अ स्मॉल प्लेन perfectly reflecting mirror of area capital A and mass M is hanging vertically with the help of massless string, is hanging vertically with the help of massless string of length L. Full stop. Light of intensity I is incident normally on it. Light of intensity I is incident normally on it. Find the angle made by the string. Find the angle made by the string with the vertical. ऐसे मिरर को ऐसे रिफ्लेक्ट, ये स्ट्रिंग से एक मिरर, ये मिरर है भाई साहब, ये देखो ये वर्टिकली सस्पेंड किया गया है मिरर को, ये मिरर है। ठीक है, इस पे रेडिएशन, अभी कोई रेडिएशन नहीं गिर रहा है इस पे यहाँ से रेडिएशन इंपार्ट हुआ, तो रेडिएशन इंपार्ट होगा तो रेडिएशन क्या एक्सर्ट करेगा? फोर्स। तो फोर्स एक्सर्ट होने की वजह से ये मिरर डिस्प्लेस हो गया इधर को। क्वेश्चन ये है, जब ये कोई रेडिएशन नहीं है तो वर्टिकली mg लटकाएगा ना, mg बैलेंस हो जाएगा किससे? टेंशन से इसका। लेकिन रेडिएशन इंपार्ट होने की वजह से रेडिएशन क्या करेगा? इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो फोर्स एक्सर्ट होने के बाद ये जो मिरर है रेडिएशन फोर्स एक्सर्ट करेगा ना इस पे, तो ये आया रेडिएशन फोर्स F। ठीक है, और ये क्या आ गई? ये क्या आ गई? टेंशन इन द स्ट्रिंग T, और ये क्या आ गया? mg। तो ये इक्विलिब्रियम में अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज थ्री फोर्सेस। तो ये थीटा बताना है। किसने डिस्प्लेस कर दिया इसको? थीटा को किसने दिया? रेडिएशन फोर्स ने, कि पकड़ के ऐसे करके खींच दिया इधर को, ऐसे पकड़ लिया हमको, ऐसे समझ लो, इधर को फोर्स लग गया रेडिएशन की वजह से। रेडिएशन नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। और कैसा मिरर है ये? परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग मीन्स 100% रिफ्लेक्शन का केस हो गया। ठीक है, तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? थीटा। तो लामी थ्योरम लगा दो या फोर्सेस को बैलेंस कर दो यार।
ठीक है, कितना होगा रेडिएशन फोर्स बोलो, बोलो यार, 2p/c। अब p तो दिया हुआ नहीं है, क्या दिया हुआ है, इंटेंसिटी रेडिएशन की, और इसका एरिया, तो p कितना हो जाएगा, IA। तो आंसर तो आ तो गया आपके सामने। इस टेंशन को तोड़ दो, तो इसका इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा होगा, हैं, यहाँ पे आएगा कंपोनेंट, क्या आएगा यहाँ, t cos थीटा, नीचे mg, इधर आएगा क्या, t sin थीटा, और इधर 2IA/c। तो ये इससे कैंसिल हो रहा होगा, ये इससे कैंसिल हो रहा होगा, तभी तो इक्विलिब्रियम में होगा ये। यानी t sin थीटा किसके इक्वल, 2IA/c के, और t cos थीटा किसके इक्वल, mg के। दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे यहाँ से, तो tan थीटा इज इक्वल टू जो है वो क्या आ जाएगा, 2IA/mcg, या CMG MCG कुछ भी लिख लो। तो थीटा आ गया यहाँ से tan इनवर्स 2IA/mcg।